हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 जो कि है बिजनेस सर्विसेज। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो अब इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं सर्विस का मतलब क्या होता है। तो देखो, सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स बाय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। कोई अगर बिना गुड्स को सेल करे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करता है अपनी नॉलेज या फिर अपने एक्सपीरियंस की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं सर्विस विदाउट ट्रांसफरिंग गुड्स। अब देखते हैं सर्विस का नेचर कैसा होता है। इंटेंजिबल, सर्विस किसी को दिखाई दे सकती है नहीं, सर्विस को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट, अब मैंने आपको ये वाला पेन सेल कर दिया, आपका जब मन करेगा इस पेन को चला लोगे, यूज कर लोगे। लेकिन सर्विस वालों, मैंने एक बार आपको सेल कर दिया, आपको मेरी दोबारा सर्विस चाहिए तो दोबारा मेरे को देनी पड़ेगी। गुड्स तो एक बार देकर काम खत्म, पर सर्विस को हमें बार बार देना पड़ता है। इसके बाद आता है इनसेपरेबिलिटी। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि आफ्टर सेल सर्विस होती है या फिर किसी गुड के साथ कोई सर्विस अटैच होती है, तो उसको हम बोलते हैं इनसेपरेबल, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। इसके बाद आता है इन्वेंट्री। सर्विस के अंदर हमें कोई भी इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में गए होंगे, वहां पर कुछ इन्वेंट्री होती है नहीं, वहां पर जो डॉक्टर होता है वो अपनी सर्विस आपको देता है। इसके बाद आता है इन्वॉल्वमेंट। अब मैं जितनी भी बार आपको सर्विस दूंगा ना, आपका और मेरा इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर के पास जितनी भी बार जाओगे, डॉक्टर का और आपका इन्वॉल्व रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद देखते हैं कितनी टाइप की सर्विस होती है। बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। बिजनेस सर्विस जो भी बिजनेस से रिलेटेड होती है, सोशल जो भी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, पर्सनल हर एम्प्लॉय की, हर ओनर की, हर डायरेक्टर की, हर मैनेजर की अपनी अपनी भी कुछ सर्विस होती है। उसके बाद हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली बिजनेस सर्विस पढ़ना है, सोशल और पर्सनल को हमें नहीं पढ़ना। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस सर्विसेज। देखो, बिजनेस सर्विसेज के अंदर ना 5 अलग अलग टाइप की सर्विसेज आती है। सबसे पहली होती है बैंकिंग सर्विस। अब बैंकिंग का मतलब समझते हैं। सपोज ये एक बैंक है, ये पब्लिक है। पब्लिक बैंक को क्या देगी? पैसे। क्यों देगी? जिससे कि बैंक इसको आगे इन्वेस्ट कर सके या फिर इसको लैंडिंग कर सके, मतलब किसी को उधार दे सके, किसी इंसान को या फिर किसी कंपनी को। अब बैंक ने ये आगे इन्वेस्ट किया और लैंड किया, तो बैंक को क्या हुआ? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट सपोज मिला 10 रुपए, तो बैंक थोड़ा सा पैसा इनको दे देगा, जैसे 5 रुपीज। तो अब इनकी भी कमाई हो गई, बैंक की भी कमाई हो गई 5 रुपए, इनकी भी कमाई हो गई 5 रुपए। अब इनका पैसा भी सेफ हो गया। पर कभी कभी इंसानों को, पब्लिक को जरूरत पड़ेगी अपने पैसे की, तो वो बैंक से निकाल सकते हैं ना। तो बैंक जब भी पब्लिक को डिमांड पड़ेगी उनका पैसा रीपे करेगा, उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। अब देखते हैं इसके डेफिनेशन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा किससे? फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, आगे लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और रीपे करेगा पब्लिक का पैसा जब भी पब्लिक को क्या होगी? डिमांड। उसको हम बोलते हैं बैंकिंग। अब देखते हैं कितने टाइप के बैंक होते हैं। देखो, सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे जो हमें क्रेडिट कार्ड सर्विसेज देते हैं, जो हमें चेक की सर्विस देते हैं, जो हमें डेबिट कार्ड सर्विस देते हैं। मतलब नॉर्मली जो बैंक हमारे घर के आसपास खुले होते हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। वो हमें बहुत सारे टाइप की सर्विसेज देते हैं। किसको देते हैं? जनरल पब्लिक को। इसके बाद देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोन देने का काम करते हैं। ठीक है, कमर्शियल भी लोन देते हैं, ये भी लोन देते हैं, पर ये लोन देते हैं सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? ये एक तो कमर्शियल से लो रेट पर लोन देंगे, और ये किसे देंगे? पब्लिक को नहीं देंगे, ये देंगे उस इंसान को जिसे सिर्फ बिजनेस करना होगा। इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशलाइज्ड बैंक। ये होते हैं बहुत बड़े बड़े बैंक जो कि फॉरेन एक्सचेंज हमारा संभालते हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? इंडिया के अंदर कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये सारे के सारे बैंक को बताता है कि तुमको काम कैसे करना है। और ये किसके अंदर बनाया गया था? गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया था। इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। अब देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेना बैंकिंग का एक फंक्शन हो गया। लैंडिंग मनी, मनी को आगे लैंड करना बैंकिंग का एक फंक्शन हो गया। इसके बाद चेक फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी देना बैंकिंग का एक फंक्शन हो गया। रेमिटेंस ऑफ फंड, मतलब अगर इसने मना कर दिया कि भाई मैं पैसे वापस नहीं करना, तो इस पैसे को रिकवर करना भी बैंक का ही काम है, उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड। इसके बाद एलाइड सर्विसेज जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह, अदर सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। देखो, बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ पीसी और इंटरनेट, जो हम पीसी और इंटरनेट की हेल्प से बैंकिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं ई बैंकिंग।
अब हम अपनी दूसरी बिजनेस सर्विसेज देखते हैं जो कि है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब देखते हैं। सपोज मेरे को लगता है कि यार मुझे फ्यूचर में ना लॉस हो सकता है, या फिर मुझे लगता है कि यार मेरे को फ्यूचर में मेरी हेल्थ खराब हो सकती है, तो इन सब की मैं गारंटी कैसे करूं कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो मेरा ज्यादा घाटा ना हो, मेरा लॉस ना हो। तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूं, उससे इंश्योरेंस लेता हूं, भाई अगर मेरे साथ फ्यूचर में ऐसी चीजें हो रही है ना तो तुम मेरे को पैसे दे देना। अब कंपनी भी कहेगी भी हम आपको साथ ऐसा क्यों करें, तो कंपनी को मैं क्या करूंगा, कंपनी को मैं बोलूंगा कि मैं हर महीने आपको थोड़ा सा प्रीमियम दे दिया करूंगा, उसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीमेंट टू कंपनसेट इन लॉस, अगर लॉस होता है तो आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, इस चीज के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं इंश्योरेंस। अब देखते हैं इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स। जैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते थे, मैनेजमेंट को फॉलो करने के कुछ स्टेप्स होते थे, ऐसे ही बिजनेस के भी इंश्योरेंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे अपमोस्ट गुड फेथ। अब मैं किसी कंपनी के पास किया कि मेरी कार का इंश्योरेंस कर दो, पर मेरे दिमाग में पता क्या था कि ये कार पुरानी हो गई, थोड़े दिनों बाद मैं इसे खुद ही ठोक दूंगा, उसके बाद इनसे ले लूंगा मैं अपना कंपनसेशन। तो मेरी जो फेथ होना चाहिए ना वो गुड होना चाहिए, मैं मतलब अच्छे इंटेंशन से कंपनी के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरे काले इरादे हो और मैं कंपनी के पास चले जाऊं। उसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो भी प्रॉपर्टी में इंश्योर कराने वाला हो ना उसमें मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मेरी एक कार थी वो पुरानी हो गई, मैंने कहा कि यार इस कार तो बेकार ही है यार, इसका इंश्योरेंस करा लेता हूं और उसके बाद इसको ठोक दूंगा। लेकिन इसका मतलब क्या था, मेरा जो प्रॉपर्टी थी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा यार कार है बेकार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है मेरी इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज मैं लाइफ इंश्योरेंस लेने गया तो मेरा अपनी बॉडी के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ इंश्योरेंस है ना, मेरी कोई इंटरेस्ट है ना उसके अंदर। तो हर प्रॉपर्टी का जिसका भी हम इंश्योरेंस लेते हैं उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कोई ना कोई पर्सन को हमें गारंटी देनी होगी कि हाँ भाई अगर तुम्हारा लॉस होता है तो मैं आपको कंपनसेट दूंगा, मतलब कि मैं आपको कंपनसेशन दूंगा, उस लॉस का पैसा मैं आपको दूंगा। इसके बाद प्रोक्सीमेट कोज, मतलब कि कोई ना कोई दिक्कत जरूर होनी चाहिए प्रॉपर्टी में, जब ही जाके आपको कंपनसेशन मिलेगा। उसके बाद सबरोकेशन। सपोज मेरी एक कार थी, अब वो मेरी कार ना ठुक गई, उसके बाद कंपनी ने मेरे को पैसे दे दिए, ठीक है। अब वो जो ठुकी हुई कार है ना वो कंपनी की हो जाएगी। सपोज ये इंश्योरेंस कंपनी थी, ये मैं था, ये मेरी कार थी, ठीक है, ये मेरी कार थी। अब ये वाली कार जो हो गई डैमेज हो गई, इस कंपनी ने मेरे को क्या किया, इस कार के पैसे दे दिए। अब ये जो कार है ना ये मेरी नहीं रहेगी, ये कार किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, सबरोकेशन, मतलब कि ओनरशिप हो जाएगी उस कार की ट्रांसफर। इसके बाद देखते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं इंश्योरेंस के। प्रोवाइड सर्टेनिटी, मतलब मेरे को सपोज लगता है कि मेरे बिजनेस में ना अगली साल लॉस हो सकता है, मैं आज ही इंश्योरेंस ले लूंगा कि अगर मेरे को लॉस हुआ तो भाई इंश्योरेंस कंपनी आप मेरे को लॉस का कंपनसेशन दे देना। वो क्या हुआ, मेरे बिजनेस को सर्टेन कर दिया, एक सर्टेनिटी दे दी कि अगर कल को मेरा लॉस होता है, मैं बीमार होता हूं, तो कोई मेरे को दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, वो एक सर्टेनिटी हमको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन, कल को अगर कोई भी जाके दिक्कत होती है तो मेरे को प्रोटेक्शन आज से ही मिल जाएगी कि भाई कोई भी वो दिक्कत नहीं होगी मेरे साथ। उसके बाद रिस्क शेयरिंग, मतलब कि अगर कोई भी मेरे का रिस्क आने वाला है फ्यूचर में तो मैं उसका इंश्योरेंस लेके उसको इंश्योर करा सकता हूं। अब वो जो कल को लॉस होने वाला था उसके शेयरिंग हो जाएगी, मतलब कंपनी के पास थोड़ा सा लॉस चला जाएगा, थोड़ा सा लॉस आ जाएगा मेरे पास। एसेट इन कैपिटल फॉर्मेशन, अब देखो ये मैं था, मैं रेंट पर रहता था एक घर में, ठीक है, मैं यहां पर क्या देता था, रेंट देता था। मैं कंपनी के पास गया, इंश्योरेंस कंपनी के पास, मैंने इनसे बोला कि भाई ये जो रेंट है ना इसको क्या कर दो, इसको कर दो इंश्योर, अगर मैं रेंट नहीं दे पाया तो आप दे देना। क्या कंपनी कहेगी कर दोगे, कंपनी बिल्कुल भी नहीं करेगी। हमेशा कंपनी कौन से वाले कैपिटल फॉर्मेशन को ही इंश्योर करेगी, कभी भी रिवेन्यू फॉर्मेशन को इंश्योर नहीं करेगी। कल को जाकर तो मैं खुद से कह दूंगा कि भाई मैं नहीं दे रहा रेंट, ले लो कंपनी से जाके, कंपनी का तो ऐसे लॉस होता चला जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन, कार होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, ट्रैक्टर होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए, प्लांट होनी चाहिए, उनका ही हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसे किसी भी रेंट का या फिर कोई भी खर्चे का वगैरह वगैरह हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इसके बाद इंश्योरेंस के टाइप होते हैं, कितने टाइप का, लाइफ इंश्योरेंस जो कि हम अपनी लाइफ के लिए लेते हैं, हेल्थ के लिए लेते हैं। फायर इंश्योरेंस, अगर हमारी फैक्ट्री में फायर लग जाए, वेयर हाउस में फायर लग जाए, उसका इंश्योरेंस हम लेते हैं। मरीन इंश्योरेंस, जैसे कि कार्गो होते हैं, शिप्स होते हैं जो हमारे फॉरेन से आते हैं या फिर जो समुद्र के रास्ते आते हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत हो जाए तो उनका भी हम इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो अब बिजनेस सर्विसेज को आगे पढ़ाते हैं। देखो बैंकिंग आपने पढ़ लिया, इंश्योरेंस आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। तो देखो
कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन एनी इंफॉर्मेशन, मतलब एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या फिर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना बिटवीन टू पर्संस, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पोस्टल, एक होता है टेलीकॉम। अब पोस्टल के अंदर क्या आता है, जैसे स्मॉल फाइनेंसेस, पोस्टल का सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है मेल, यानी कि पार्सल भेजना। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं उससे हम क्या भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं। पर एक टाइम आया था कि जो बैंक थे ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप थोड़ा सा फाइनेंस वगैरह की सर्विस भी देने लगो, स्मॉल क्रेडिट की सर्विस भी देने लगो पब्लिक को। तो पोस्टल क्या करने लगे, मेल तो भेजते ही थे और फाइनेंस की सर्विसेज भी देने लगे। उसके बाद आपके पास आता है टेलीकॉम, जैसे सेलुलर, मोबाइल, फिक्स्ड लाइन, केबल, डीटीएच, ये सब क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं अलग अलग। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये करती कौन है, इसके लिए अलग अलग एजेंसीज होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज। अब हमने 4 बिजनेस सर्विसेज पढ़ ली, अब हम 5th बिजनेस सर्विस पढ़ते हैं जो कि है वेयर हाउस। देखो, गुड्स को बनने के बाद स्टोर करके रखना जब तक कि वो सेल नहीं हो जाते, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं, स्टोर ऑफ गुड्स अंटिल इट सेल, जब तक कि वो सेल नहीं हो जाते उसको स्टोर करके रखना, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। अब वेयर हाउस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे प्राइवेट वेयर हाउस, किसी का खुद का वेयर हाउस है तो उसको प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। पब्लिक वेयर हाउस, उसमें कोई भी कुछ भी सामान रख सकता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस, मतलब कि ये अगर किसी बंदे का वेयर हाउस है, मैं उससे बोलता हूं कि 1 साल के लिए तू इतने पैसे मुझसे ले ले और ये वेयर हाउस मुझको दे दे, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। गवर्नमेंट वेयर हाउस, कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ने अपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं जहां पर लोग अपना सामान रख सकते हैं। कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस, जैसे किसी कंपनी का वेयर हाउस होता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस। इसके बाद देखते हैं कि वेयर हाउस का फंक्शन क्या होता है। आपको लगता होगा वेयर हाउस केवल गुड्स को स्टोर करता है, लेकिन और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कंसोलिडेशन। सपोज ए मटेरियल आया, बी मटेरियल आया, यहां पर आया, अब ये एक साथ ए और बी को भेज सकता है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसके बाद होता है ब्रेक द बल्क। सपोज 1000 यूनिट सही, उसके बाद केवल 100 यूनिट करके मल्टीप्लाई 10 बार 100 करके यूनिट करी, मतलब कि जो बल्क में 1000 यूनिट आई थी उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद स्टॉक पिलिंग। सपोज कोई पेरिशेबल नेचर के गुड्स है, मतलब कि जो खराब हो जाते हैं, जैसे अगर हम कोई फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, तो उनकी भी टेक केयर करता है वेयर हाउस, जिससे कि वो खराब ना हो। उसके बाद वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे सपोज 2 गुड्स को मिक्स करना है तो वो भी वेयर हाउस के अंदर हो सकते हैं। सपोज कोई गुड्स को पैकिंग करना है तो वेयर हाउस के अंदर हो सकते हैं। उनके ऊपर लेबलिंग करना है, स्टिकर लगाने हैं, तो वो भी वेयर हाउस के अंदर हो सकते हैं। तो वेयर हाउस ये भी सर्विस हमको प्रोवाइड कर सकता है। प्राइस स्टेबलाइजेशन। सपोज मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई, इसका मतलब उसका प्राइस भी कोई पे नहीं करेगा, तो जब उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, जब हम उसको सेल कर सकते हैं। तो अगर हमारे गुड्स हमारे वेयर हाउस में नहीं होंगे तो फिर वो गुड्स कहां होंगे, इधर उधर पड़े होंगे। इसीलिए वेयर हाउस के अंदर हम प्राइस स्टेबलाइजेशन का वेट कर सकते हैं, उसके बाद अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब कभी कभी ना कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तो कंपनी कहां जाती है, बैंक के पास। बैंक से बोलती है कि हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी तो है नहीं, पर हमने ना बहुत सारे गुड्स बनाकर वेयर हाउस के अंदर अपने स्टोर किए हुए हैं जिनकी वैल्यू इतनी है, तो आप हमको उन गुड्स के अकॉर्डिंगली हमको लोन दे दो, और जब जैसे जैसे वो गुड्स बिकते चले जाएंगे हम आपके लोन को रीपे करते चले जाएंगे। तो फाइनेंसिंग के अंदर भी वेयर हाउस हमारी हेल्प कर देता है।